हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक रेगुलर कोर्स की तरह हम लोग जो है स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए निकले हैं। ये एक नया तरह का जर्नी है जिसमें हमारा साथ दे रहे हैं मोहम्मद फुजैल हक। मेरा नाम है जिशान अनवर और मैं आपको इस जर्नी का आप मुझे अपने इस जर्नी का ड्राइवर समझ सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि स्टॉक मार्केट में 4 यूजफुल ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसके ज़रिए से हम लोग क्या करेंगे, उसका डेटा निकालेंगे। ठीक है, तो आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग देखेंगे उन चारों वेबसाइट में से एक वेबसाइट पर काम कैसे करना है और किस तरीके से डेटा को निकालना है, किस तरीके से डेटा को समझना है, उसका एनालिसिस करना है। करेक्ट जी। इससे पहले कि हम लोग बिल्कुल स्क्रीन पर पहुँचें और चीज़ों को करना शुरू करें, उससे पहले छोटी छोटी बातें जो हैं वो समझ लेनी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो कुछ स्क्रीन पर होगा उसको आप आसानी से ग्रैब कर सकें, समझ सकें। ठीक है, तो फिलहाल हम आपको बताते हैं कि एनालिसिस 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एनालिसिस कितने तरह के हैं? 2 तरह के हैं। एक है फंडामेंटल एनालिसिस और एक है टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, आ रही बात समझ में? क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस और क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस? दोनों स्टॉक मार्केट का ही एनालिसिस है, लेकिन दोनों का रूप रंग रेखा जो है वो थोड़ा अलग है। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या होता है, क्या लगता है? फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग किस चीज़ का एनालिसिस करते हैं? फंडामेंटल जैसे तो सर हमको कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, मगर लेकिन अपने हिसाब से फंडामेंटल मुझे तो ऐसे स्टार्टिंग में जो काम किया जाता है उसको फंडामेंटल। हाँ, बुनियादी चीज़ है। बुनियादी राइट। लेकिन यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग कंपनी के बारे में एनालिसिस करते हैं। ठीक है जी। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम लोग कंपनी का एनालिसिस करते हैं, लाइक कि कंपनी कितनी बड़ी है, कंपनी के कितने ब्रांचेस हैं, कंपनी का एनुअल प्रॉफिट कितना है या क्वार्टरली प्रॉफिट कितना है, ग्रोथ कंपनी के अंदर कितना है। ठीक है, दूसरा एनालिसिस हमने बताया टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में कंपनी क्या करती है, क्या सामान बेचती है, ये सब हमको मतलब नहीं है। हमको सिर्फ एक चीज से मतलब है, और वो कौन सी चीज है? वो ये है कि उसका स्टॉक का जो प्राइस है वो यहां से ऊपर जाएगा या यहां से नीचे आएगा। दैट इज इट, और कुछ नहीं करना है बस। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमको 2 चीजों पर ध्यान रखना है, एक प्राइस पर और एक वॉल्यूम पर, और कुछ नहीं। फिर से समझ लीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो एनालिसिस किस चीज का है? वो एनालिसिस कंपनी के बारे में। ठीक है, और भी इसको आसान तरीके से समझें कि कंपनी का जो शेयर का प्राइस है, फंडामेंटल एनालिसिस से इस बात का पता करेंगे कि वो प्राइस फेयर है या नहीं है। नहीं समझ में आई बात? नहीं, फिर से समझो। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं और बस 2 मिनट से ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारा पूरा कोर्स टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। लेकिन चूंकि इसके मिरर में फंडामेंटल है तो थोड़ा सा उसको समझना जरूरी है, और कई बार हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के अंदर फंडामेंटल चीजों को भी ऐड करते हैं, तो नॉर्मली चीज जानना जरूरी है। ठीक है, समझिए इसको। फंडामेंटल एनालिसिस में मोटा मोटे हम लोग ये तय करते हैं कि जो प्राइस जिस कंपनी का है अभी, उसके शेयर का प्राइस, ये सही वैल्यू पर है या ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। यानी कोई कंपनी है, जैसे अभी हमने रिलायंस का स्टॉक अभी सामने है मेरे, अभी आपको स्क्रीन नहीं दिखा रहे, 2617 रुपया 60 पैसा इसके एक शेयर का दाम है, 2617 रुपया 60 पैसा। फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले लोग, फंडामेंटल एनालिस्ट लोग इस बात को जज करेंगे कि क्या रिलायंस के कंपनी का शेयर का दाम 2617 रुपया 60 पैसा आज के डेट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो फंडामेंटल बेस पे काम कर रहे हैं जी, वो ये देखना है, वो फेयर वैल्यू चेक करते हैं। अच्छा। इतना ठीक है, ये कंपनी है, इसके लिए इतना शेयर, एक शेयर के लिए इतना रुपया देना ठीक है या ठीक नहीं है। कोई कहेगा कि ना यार बहुत महंगा है, 2000 रुपया इसका होना चाहिए जी। तो वेट करेंगे, 2000 रुपया जब आएगा तब लेंगे, अदरवाइज महंगा में नहीं लेंगे। करेक्ट जी। इसी तरीके से दूसरा आपके सामने आ सकता है जजमेंट कि यार इसका प्राइस सिर्फ 2617 है, कंपनी का जो कंडीशन है ना, इसका प्राइस कम से कम 3500 रुपया होना चाहिए जी। तो ऐसे प्राइस को क्या कहेंगे? अंडर वैल्यूड प्राइस कहेंगे। बात समझ रही? अंडर वैल्यूड प्राइस कहेंगे।
कंपनी का प्राइस अगर ज्यादा है तो उसको ओवर वैल्यूड प्राइस कहेंगे। कंपनी का प्राइस अगर कंपनी के शेयर का प्राइस अगर नीचे है तो हम उसे अंडर वैल्यूड प्राइस कहेंगे, और कंपनी का प्राइस अगर ठीक ठाक है तो हम उसे फेयर वैल्यू कहेंगे। अच्छा, बात समझ में आ रही है? तो कंपनी के तो हम लोगों के अंदर ट्रेडर्स में दो तरह के होते हैं, एक इन्वेस्टर्स होता है और ट्रेडर्स में जो दो तरह के होते हैं। एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई इस कंपनी के एक शेयर पे तो हम इतना रुपया खर्च नहीं करेंगे, हम ऐसे कंपनी को ढूंढेंगे जो फेयर प्राइस पे चल रहा हो। अच्छा, सही राइट, price। सही प्राइस पे चल रहा हो या अंडर वैल्यूड प्राइस पर हो, ताकि हमको जब ये अपने सही प्राइस पर आए तो हमको एक मोटा प्रॉफिट दे सके। मतलब हाई रेंज पे रहे तो नहीं लें। नहीं, वो तो डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, वो कंपनी का सारा एनालिसिस करने के बाद ये फैसला आएगा कि ये जो हाई रेंज पर है तो ये फेयर है या नहीं है। हाई रेंज पर भी फेयर हो सकता है, लो रेंज पर भी महंगा हो सकता है। अच्छा। मान के चलिए कोई एक कंपनी है जो डूब रहा है, उसका शेयर का दाम 5 रुपया हो गया है, कोई भी कंपनी है, ठीक है, और हमको ऐसा लगता है कि 5 रुपया महंगा है ये, क्या करेंगे? उसको लेंगे? नहीं लेंगे, है ना। कोई कंपनी है जिसका लोन बहुत ज्यादा है और उसका सारा सामान मिला करके भी लोन के इतना पूंजी नहीं निकलेगा, बात समझ में आ रही है, और उसका शेयर का दाम 2 रुपया है, तो वो 2 रुपया भी उसके शेयर के दाम के लिए महंगा मान के चलोगे, है ना। कोई कंपनी है जिसके अंदर सेल ही नहीं हो रहा है, उसका शेयर का दाम 25 रुपया है, हम क्यों लेंगे? वो कंपनी में ग्रोथ ही नजर नहीं है हमको आएगी। तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर बेसिकली कौन कैसे एनालाइज करता है इसके बारे में डिस्कशन नहीं है अभी। बेसिकली मेरे दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है, फंडामेंटल एनालिसिस में हम इस बात को देखते हैं, या कोई भी फंडामेंटल एनालिस्ट इस बात को देखेगा कि जो प्राइस है किसी कंपनी का क्या वो फेयर है या नहीं है। तो 3 ही आंसर उसके पास मिलेंगे, या तो फेयर प्राइस मिलेगा, या तो अंडर वैल्यूड प्राइस मिलेगा, या तो ओवर वैल्यूड प्राइस मिलेगा। करेक्ट जी। टेक्निकल एनालिसिस में फिर क्या करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सिर्फ हम ये काम करते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि जो भी प्राइस है, अंडर वैल्यूड हो, ओवर वैल्यूड हो, फेयर हो, अनफेयर, हमको इससे मतलब नहीं, जो भी प्राइस है आज के बाद से कल तक, परसों तक, 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ता दिन में, 1 महीने में, ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये टेक्निकल करता है। टेक्निकल का काम इतना ही है। हमको नहीं मतलब है कि रिलायंस वाला अपना जमीन गिरवी रख रहा है, लोन ले रहा है, क्या कर रहा है, हमको ये देखना है कि ये जो प्राइस है क्या ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस प्राइस के मूवमेंट को ट्रैक करता है। अच्छा। करेक्ट, प्राइस के मूवमेंट पर ट्रैक करता है। अगर कोई स्टॉक के अंदर हमको ये दिखेगा कि नहीं भाई यहां से ये ऊपर जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस से पता चल रहा है। एनालिसिस कैसे करेंगे उस पर आएंगे अभी, लेकिन अभी मोटा मोटी बता रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। बोले नहीं यहाँ से ऊपर जाना चाहिए इसको, ठीक है, एंट्री मारेंगे। यहाँ से नीचे जाएगा तो पहले चेक करो कि मेरे पोर्टफोलियो में है कि नहीं है। अच्छा, तो वो तो फंडामेंटल में हो गया सर। क्या? अगर मेरे पोर्टफोलियो में वो होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हमको सिर्फ टेक्निकली चेक कर रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, वो पोर्टफोलियो में हो चाहे नहीं हो, हम किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं, वो फंडामेंटल बेसिस पे खरीद रहे हैं कि टेक्निकल बेसिस पे खरीद रहे हैं। वो खरीदने के बाद, वो तो खरीदने से पहले की बात होगी ना, जब खरीद लिया फिर तो वो मेरा जी। अब उसको बेचना है कि रखना है, ये डिपेंड करेगा कि हम उसको किस बुनियाद पे खरीदा है, तो उसी बुनियाद पे चेक करेंगे उसको। अगर वो ठीक लगेगा तो रखेंगे, नहीं ठीक लगेगा तो निकल जाएंगे उससे, ठीक है। सो हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इस बात को देखेंगे कि ये जो मेरा प्राइस है ये यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। क्लियर हो गया? तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? चेक करना कि मेरा प्राइस फेयर है, अंडर वैल्यूड है या वैल्यूड है। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? चेक करना कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, या उसी रेंज के अंदर घूमता रहेगा, है ना। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये चीज़ें। अब ये है कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कैसे, इस पर कौन कौन से पॉइंट होंगे जिसके ऊपर हमको देखना पड़ेगा, कौन कौन सा पॉइंट। तो ये दोनों चीज हम लोगों को समझ में आ गया, फंडामेंटल और टेक्निकल असल में क्या होता है, कैसे होता है ये नहीं अभी समझ में आया, ये अभी समझ में आएगा, ठीक है। ऑलराइट। सो एक और चीज पर के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्क्रीन पर आ जाएंगे, ठीक है। किसी भी चीज का स्टॉक के अंदर प्राइस का नहीं, सिर्फ प्राइस का नहीं, किसी भी चीज का दाम क्यों बढ़ता है और दाम क्यों घटता है,
वो मतलब कि जिसका ज़्यादा वैल्यू होता है उसका दाम बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा, और जिसका वैल्यू नहीं रहेगा मार्केट में उसका वैल्यू कम होते कम जाएगा। होते जाएगा। तो हम कैसे समझेंगे कि वैल्यू क्यों बढ़ रहा है उसका, मतलब- ज़्यादा वैल्यू क्यों आ रहा है, कम वैल्यू क्यों हो रहा है, किसी भी सामान का कम वैल्यू क्यों हो रहा है, किसी भी सामान का ज़्यादा वैल्यू क्यों हो रहा है। जिस चीज़ का मार्केट में क्राइसिस होगा सर वो तो उसका दाम बढ़ेगा ही। जिस सामान का मार्केट के अंदर क्राइसिस होगा उसका दाम बढ़ जाएगा, बिल्कुल जिस चीज़ का जो चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा मौजूद है उसका दाम घट जाएगा। घट जाएगा। राइट, ये बिल्कुल सही जवाब है। रातों में जानना है खुदा हम लोग को। कोई बात नहीं। तो हम लोग इसको इन्वर्स तरीके से देखें, कहेंगे कि जिस चीज़ का डिमांड बढ़ेगा उसका दाम भी बढ़ेगा, बढ़ेगा। जिस चीज़ में सप्लाई बढ़ जाएगी उसका दाम कम हो जाएगा, है ना। यानी इकोनॉमिक्स ये कह रहा है, अर्थशास्त्र ये कह रहा है कि डिमांड और सप्लाई का जो चेन है वो काम कैसे कर रहा है। डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस इंक्रीज कर रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है तो प्राइस डिक्रीज कर रहा है। करेक्ट ना। बिल्कुल। हाँ, डिमांड बढ़ना चाहिए, क्योंकि डिमांड नहीं बढ़ेगा तो प्राइस के अंदर ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं आएगी। करेक्ट है ना। एक आदमी है, जमीन लिया हुआ है, उसका जो भी कीमत है, ठीक है, फिर अचानक से एक बिल पास हो जाए कि यहाँ पर सिर्फ 4 लेन निकलेगा, उस जमीन का डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ जाएगा, तो चांदी हो जाएगा। चांदी हो जाएगा। तो क्योंकि अब सारे लोग कह रहे कि नहीं ये वाला जमीन हमको दे दो भाई, तो जिस जमीन का दाम 10 लाख था, सामने वाला कह नहीं हमको 11 लाख में भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कहे नहीं भाई क्या 11 लाख मिलेगा, क्या करोगे, हम तुमको 12 लाख देंगे। डिमांड बढ़ रहा है ना उस जमीन का, दाम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और सिंपल एक चीज देखें, हम लोग के बिहार में रमजान में क्या होता है, चना ज्यादा खाते हैं लोग, है ना। रमजान में डिमांड बढ़ गया तो दाम कैसे भाग जाता है ऊपर की तरफ, बढ़ जाता है सर। छठ के पूजा में देखिए, बिहार में जो छठ की पूजा होती है उस वक्त सेब है, सेब कह रहे हैं, नारियल है और केला है, इन सब चीज़ों का जो चढ़ावा चढ़ता है, तो अचानक से देखिए उस सब का दाम क्यों बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गया है। हर घर में ये चीज़ को खरीदना है, जहाँ भी पूजा हो रहा है हर चीज़ हर घर में खरीदाएगा, क्या हो जाएगा, दाम उसका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सिंपल फॉर्मूला आपके स्टॉक मार्केट के अंदर भी मौजूद है। प्राइस इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि उस कंपनी के स्टॉक में का डिमांड हो रहा है, लोग उसको खरीदना चाह रहे हैं जी। और दाम इसलिए घट रहा है क्योंकि लोग इसको बेचना चाह रहे हैं। बेचने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले कम। नॉर्मल चीज़, इसी को हम लोग प्राइस एक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, जब डिमांड सप्लाई से बढ़ जाएगा, सब कह रहे नहीं भाई हमको रिलायंस दे दो, सब लोग कह रहे नहीं रिलायंस। नॉर्मली रिलायंस में ट्रेड हो रहा है, सिंपल बात करें कि एक स्टॉक है उसमें ट्रेड हो रहा है, 1 लाख लोग हर दिन ट्रेड कर रहे हैं, लाख लोग। अचानक से 5 लाख लोग आ जाए ट्रेड करने के लिए, खरीदने के लिए, क्या हो जाएगा उसका दाम, डिमांड बढ़ जाएगा उसका। करेक्ट है ना। बिल्कुल। तो डिमांड एंड सप्लाई समझ में आ रहा है जी। प्राइस एक्शन इसी को बोलते हैं। डिमांड किसका उठ रहा है, जहां से डिमांड उठेगा वहां से प्राइस बढ़ेगा, और जहां से सप्लाई उठेगा वहां से प्राइस इसका। सर तो हम लोग अभी मतलब चूंकि हम लोग इनिशियल पॉइंट में हैं और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं कि टेक्निकल में पता कैसे चलेगा मुझे कि मतलब कि डिमांड इसका बढ़ने वाला है, घटने वाला है, कैसे हम यही सब चीज़ सीखना है हमको, कि हम एक स्टॉक को रडार पे रखेंगे और इसको ये देखेंगे कि इसका डिमांड कब बढ़ने वाला है। करेक्ट है ना, यही चीज़ है। तो हम लोग अब चलते हैं थोड़ा स्क्रीन की तरफ और हमको देखना पड़ेगा कि डिमांड अगर बढ़ रहा है तो हमको चार्ट में कैसे पता चलेगा कि डिमांड बढ़ता है। तो इससे पहले कि हम आपको चार्ट के पास ले जाते हैं, ज़रूरी था कि ये दोनों चीज़ें, टेक्निकल एनालिसिस और साथ में फंडामेंटल एनालिसिस और साथ में डिमांड एंड सप्लाई, जिसको सिंपली प्राइस एक्शन कहते हैं, इस चीज़ को थियोरेटिकली हम लोग समझ रहे हैं। बिल्कुल जिंदगी से जोड़ के बताया सर, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। खैर आप आगे सर समझाइए। तो देखिए हम लोग आ गए हैं अभी चार्ट के ऊपर। हमने आपको 4 वेबसाइट बताया था, है ना। जी सर। और 4 वेबसाइट में से जो बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, जैसे चारों ही इंपॉर्टेंट है जी, उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, आगे में IN लगा दीजिएगा तो india.tradingview.com। इसमें आपको हर तरह के चार्ट मिल जाएंगे, हर कंपनी का, US मार्केट का भी मिल जाएगा, इंडियन मार्केट का भी मिल जाएगा, ये सबका मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे शुरू करेंगे, तो सिंपली आप लोग आ जाएंगे in.tradingview में, यहाँ से करेंगे, इसको भी हम लीव कर देते हैं ताकि पता चले। ठीक है, इस तरह का कोई भी, ये अभी इसका अपना डिस्काउंट चल रहा है तो
कुछ भी चल रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे कि हम आ जाएंगे यहाँ प्रोडक्ट में, जी ठीक है, प्रोडक्ट में यहाँ चार्ट है, यहाँ चार्ट में आ जाएंगे। ये हमारा चार्ट ओपन हो गया, करेक्ट जी अब यहाँ पर लाल है, हरा है, ये चीज़ शायद आपको समझ में उतना नहीं आ रहा होगा, जी तो वो बताएंगे। तो ये चार्ट है, डिमांड कैसे क्रिएट होता है, कहाँ क्रिएट हो रहा है, सप्लाई कहाँ क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझें कि ये चार्ट है। चार्ट के जो सिंपली जैसा चार्ट होता है वैसा ही चार्ट है, ये हर दिन का चार्ट है। एक कैंडल जो है वो एक दिन का है, ठीक है, ये भी एक दिन का है, ये भी एक दिन का है, ये भी एक दिन का, ये भी एक दिन का है। ऊपर में यहाँ पर देखे जाए तो क्या क्या है, यहाँ पर कंपनी का नाम है, रिलायंस। हम कहते हैं नहीं, हमको TCS का चेक करना है, TCS का क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे रिलायंस पर, यहाँ लिखेंगे TCS, या TCS आ गया, टाटा कंसल्टेंसी, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब हमारे सामने TCS का चार्ट आ गया। TCS का तो बहुत जबरदस्त बता रहा है सर, दिखने में अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो चार्ट रीडिंग जितना अच्छा करेंगे हम लोग उतना जी फायदा होगा, उतना जल्दी समझ में आएगा कि क्या होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कैसे क्या करेंगे, हम लोग चार्ट से समझेंगे। क्योंकि पूरा टेक्निकल एनालिसिस का आधा चीज़ आपको चार्ट बता देता है, और बाकी चीज़ें हम अलग अलग वेबसाइट से निकाल करके डेटा लाएंगे और फिर उसको चेक करेंगे, और फिर जो हमको अच्छा लगेगा वो किया जाएगा, राइट जी। तो यहाँ पर चार्ट आपको दिख रहा है, नीचे में आपको ये क्या है, जो लाल और हरा रंग का डंडी है, ये तो पता नहीं सर, लेकिन हरा तो सबको अच्छा लगता है, हरा सबको अच्छा लगता सबको है, अच्छा लगता है, लाल अच्छा नहीं लगता है ना? जी बिल्कुल, सबको लगता है, खतरा लगता है सर भाई। लाल से खतरा है और हरा से हरियाली है, तो ये तो सही है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये लाइन क्या है, जो नीचे में जो ये सब है, ये क्या ये तो है? मार्केट लगता है, मतलब आप जैसा लग रहा है कि मार्केट कब अप हुआ कब डाउन हुआ, ये इसका नहीं, वो तो यहाँ दिख रहा है आपको, अच्छा, चार्ट में वो आपको दिख रहा प्राइस है। दिखेगा। अच्छा मार्केट का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ TCS का है, अच्छा, TCS का है, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट इसमें अप डाउन भी किया होगा, TCS दूसरी तरीके से अप डाउन किया होगा, जी करेक्ट जी हाँ। यहाँ जो नीचे है ना, ये वॉल्यूम का है, अच्छा बोलिए। यानी कि लास्ट डे यानी 21 तारीख को, मंडे का, अच्छा सॉरी ये वीकली आया हुआ है, यहाँ पर हम इसको डेली कर लेते हैं, डेली चार्ट है ये, ठीक है, वो वीकली चार्ट था, हर एक कैंडल एक वीक का दिखला रहा था, ये आपको डेली चार्ट दिखला रहा है, ठीक है, ये चार्ट दिखा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है जी ये क्या है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि कितना ट्रेड हुआ है इसके अंदर। जैसे ये एक बड़ा सा रेड है, यहाँ पर ग्रीन है, ये भी एक बड़ा सा ग्रीन है, तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पर हमको दिख रहा है, आपको राइट साइड में दिखेगा 2875.85, है ना, ये मिलियन में दिखला रहा है। अच्छा, ये एक दिन का ट्रेड पूरा मतलब इसका है, हाँ ये ओह नो सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये यहाँ पर प्राइस का दिखला रहा है असल में, जहाँ पर हम लोग प्राइस जा रहे हैं ना वो प्राइस दिखला रहा है, यहाँ आपको दिखलाएगा। वही हम सोचे इतना ज़्यादा मिलियन कैसे आ गया। यहाँ देखिए 1.58 है ना, तो ये 1.58 मिलियन है इसका, ठीक है, 1.58 मिलियन है। इस तरीके से यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा मिलियन आए होंगे, तो अभी इसका यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये वॉल्यूम है, कितना ट्रेड हो रहा है इसके अंदर, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे हम सर पूरा इतना स्टॉक, इतना शेयर इसका एक दिन में खरीदा और बेचा गया। अच्छा, मतलब ये हुआ, हाँ ये हुआ, करेक्ट जी ये बात सुनाई आपको। जी, ऊपर में चार्ट है और नीचे में क्या है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम यहाँ पर रेड में है, वॉल्यूम यहाँ पर ग्रीन में है, यहाँ पर वॉल्यूम रेड में है। तो आज इस दिन हम देख सकते हैं कि ट्रेड ज़्यादा हुआ है ना, इस दिन जो ट्रेड हुआ है ये ट्रेड ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है ना वो काफ़ी बड़ा दिखला रहा है। तो वो सर आपका जो मतलब चलो इसमें मुझे समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम यहाँ पे मार्केट ने अच्छा अप किया है, लेकिन वहाँ पे आपका जब लाल जो लगातार दिख रहा है इतना सारा बड़ा बड़ा, वो मतलब कि मार्केट का क्या उससे, मार्केट का नहीं, अभी हम लोग सिर्फ इस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। इस स्टॉक का क्या मतलब उस वक्त होगा। हाँ यहाँ देखिए, ये वॉल्यूम आपका काफ़ी बड़ा है, यानी कि ट्रेड ज़्यादा हुआ है, लेकिन सेलिंग ज़्यादा हुई है। अच्छा, सेलर ज़्यादा लोग यहाँ पर, सप्लाई वाले जोन वाले लोग यहाँ पर बने हुए हैं। ओके, मार्केट डाउन हो गया जी, सेलर आए थे, मार्केट डाउन है, ये स्टॉक डाउन है, सेलर आए हैं, ज़्यादा सेलर आए हैं, डाउन है, करेक्ट, सेलर आए हैं, डाउन है। ये तो अभी बता के जा रहे हैं कि जितना सेल होगा, राइट,
उतना जो है जितना मार्केट डाउन सप्लाई होगा। सप्लाई अगर होगा, फिर सप्लाई होगा, मार्केट हाँ। नहीं, मार्केट नहीं, स्टॉक सॉरी स्टॉक। प्राइस है जी। ना, स्टॉक का प्राइस। तो जी ये सर। चीज समझना। डिलीवरी, ये जो वॉल्यूम है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बुनियाद पर खेल होगा। बिल्कुल, ये तो obvious है सर, ये चीज बहुत हमको जबरदस्त हाँ, लगा। अब देखिए यहाँ से 2 दिन से लगातार वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है, हाँ और दोनों में सिर्फ वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बढ़ रहा है, बल्कि क्या है, बायर्स बढ़ रहे हैं, खरीदने वाले बढ़ रहे हैं। तो इसका स्टॉक ऊपर जा सकता है। जी। अभी इसमें घुस नहीं जाना है, अभी सिर्फ समझना है, ठीक है ना। अभी ये नहीं कर इतना से सोच के सिर्फ बाय नहीं कर लेना होता नहीं, है, नहीं, बाय नहीं। करने के लिए अलग अलग चीज़ें, ठीक है। जी। तो यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा है। यहाँ से चार्ट को हमको एक और चार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं लाइन चार्ट, अच्छा। ठीक है। ये आसान चार्ट है, ये देखिए, अरे बात सुनिए, ये आपका लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट में क्या होता है कि क्लोजिंग के प्राइस को प्लॉट किया जाता है, और इस तरीके से लाइन चार्ट क्रिएट किया जाता है, होता जाता है हर दिन अपना एक दिन, जिस दिन जिस प्राइस पर भी क्लोज हो रहा है ना, उस पॉइंट को प्लॉट कर दिया जाता है और फिर एक लाइन बना दिया जाता है। ये लाइन चार्ट है। यहाँ से आप चेंज करते हैं इसको कैंडल्स के अंदर, राइट। जी। ये कैंडल्स चार्ट है, ठीक है। जी। और भी कई तरह के चार्ट है। ये बार्स चार्ट है, सही हार्ड है। हाँ, ये हॉलो कैंडल्स है, अच्छा। करेक्ट। ये एरिया है, यानी लाइन चार्ट है, नीचे में जी, सिर्फ जी। एरिया डिफाइन कर दिया गया। ये बेस लाइन है, करेक्ट। ये रैंको चार्ट है, तो बोलेगा ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है है ना। जी। हाँ, ये लाइन ब्रेक चार्ट है, तो ये भी और अजीब है है। सर। नॉर्मली हमको 2 चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। एक लाइन पर ध्यान देना है जी। और दूसरा कैंडल्स कैंडल पर पे ध्यान ध्यान देना है, देना। ठीक। लाइंस क्या है, कैंडल क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे, जी। काम कैसे करना वो बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग लाइन चार्ट पर आ जाते हैं, ठीक। तो कोई भी स्टॉक में 3 तरह का फेज आता है बाबू, याद रखोगे, ठीक है। किसी भी स्टॉक में 3 तरह का फेज आता है। या तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा हो, जी। या तो प्राइस नीचे की तरफ जा रहा हो, रहा है। या तो प्राइस जो है वो क्या हो, लेवल में है। लेवल में हो, कंसोलिडेट जिसको करना बोलते हैं, जी। ठीक है। तो कुछ स्टॉक खोजते हैं ऐसा जो हम लोगों का ऊपर में प्राइस जा रहा हो। इसको देख के बताइए क्या लगता है, मार्केट अप है सर। मार्केट अप है, हाँ लग रहा है, Are you sure? स्टॉक एकदम ऊपर जा रहा है सर। स्टॉक ऊपर जा रहा है, जी। यानी हम कह सकते हैं कि अप ट्रेंड में है। जी अप ट्रेंड में है। यहाँ से देखें, अगर हम लोग एक क्लोज व्यू लेते हैं इसका, यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो मार्केट जो है वो हाँ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, अप ट्रेंड में है, बिल्कुल। राइट। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा पुराना डाटा में देखेंगे, यहाँ से चेक करेंगे मार्केट को, लोअर यहाँ से ये क्या हो रहा है, बहुत लोअर में जा रहा है। लो ट्रेंड में है। बिल्कुल। पहला एक मार्केट अप ट्रेंड में है, दूसरा डाउन ट्रेंड में है, और उसके बीच में थोड़ा सा इधर का कंडीशन अगर हम लोग देखेंगे तो क्या चल रहा है, थोड़ा सा हाँ अप है, थोड़ा डाउन है, अप है, डाउन है, इसी तरीके से चल रहा है, राइट। तो मार्केट के अंदर 3 फेज हैं आपके, या तो अप साइड है, या तो डाउन साइड है, या तो कंसोलिडेशन है, करेक्ट। दूसरा स्टॉक भी देखते हैं, तो इसको देख के क्या लगा, ये अभी मार्केट ऐसा लगा कि सर यहाँ पे अभी तो मतलब कि ले रहे हैं सब लोग, अभी मतलब कि बाई कर रहे हैं, राइट। सर वहाँ पे सेल किए होंगे। यहाँ पर सेल, यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा आया होगा ना। हाँ। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो ब्रॉडर व्यू में देखा जाए तो यहाँ से जो सेलिंग शुरू हुई है वो यहाँ तक गिरा है, राइट ना। जी। और उसके बाद से कोई इतना तेजी अभी तक मार्केट के अंदर नहीं आई है अप ट्रेंड में। जी जी है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब अगला एक दूसरा स्टॉक देख लेते हैं हम लोग। ओके, यहाँ से भी डाउन ट्रेंड है। हाँ अब तो बहुत हाई जाके सर नीचे आया, बहुत हाई जाके नीचे आया। जी। यहाँ से अच्छा, ये जो पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए तो क्या पता चलता है, ये तो लगता है सर जैसे नेपाल का जैसे वो कहते माउंट एवरेस्ट वहां तक चले गए ऊपर। नहीं, यहाँ से यहाँ तक, यहीं तक, ये तो मतलब एक रेंज में चल रहा है, लेवल एक रेंज में चल रहा है, बिल्कुल। नीचे भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है ना ऊपर जा रहा ना है। ऊपर जा रहा है, करेक्ट। ठीक, अब थोड़ा सा इसके अंदर समझते हैं। नंबर 1 चीज़, हम लोगों ने बात किया सप्लाई और डिमांड का, डिमांड एंड सप्लाई का, जी। ठीक है।
तो डिमांड और सप्लाई में समझिए, डिमांड में क्या होता है, खरीदा जाता है, बिल्कुल दाम बढ़ेगा, खरीदते जाएंगे दाम बढ़ता जाएगा। सप्लाई में क्या हो रहा है, बेचते जा रहे हैं, दाम दाम घट घटते जा रहा है। करेक्ट है ना? जी। तो कहाँ पे खरीदना चाहिएगा, जहाँ पर बहुत सारे बायर्स है वहाँ पर, जहाँ पर बहुत सारे सेलर्स है वहाँ पे। जैसे जहाँ पे बहुत सारे सेलर है वहाँ पे खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका वैल्यू मतलब चूंकि उसका कम हो सकते हैं तो मैं उसको खरीद। जहाँ सेलर्स है ना वो सप्लाई जोन है जी। और सप्लाई जोन में अगर खरीदेंगे तो दाम नीचे आ जाएगा। बस ये तो मतलब कि हाँ सप्लाई जोन में खरीदेंगे तो मतलब लॉस में चले जाएंगे। बिल्कुल। तो हमको खरीदना कहाँ है, मतलब कि डिमांड जोन पे। डिमांड जोन पे। डिमांड जोन में खरीदेंगे तो बहुत सारे बायर्स आ रहे हैं, जी। मेरा दाम ऊपर उठेगा, दूसरे बायर्स को बेच कर भी निकल जाएंगे पैसा कमाने। बात समझ आ रही? जी। डिमांड जोन कैसे ढूंढेंगे हम? हाँ ये तो एक बड़ा पॉइंट है सर। डिमांड जोन मेरा कैसे पता चलेगा कि ये डिमांड जोन है? डिमांड जोन तो ये तो मतलब कि अपर मतलब कि उसको तो अच्छा एक नॉर्मल चीज बताओ, कोई खरीदना चाहेगा तो महंगा में खरीदना चाहेगा, सस्ता में खरीदना चाहेगा? कुछ सस्ता में खरीदना चाहेगा सस्ता में, मिलता है नहीं मिलता बात की बात हाँ है ना? जी। और जब दाम नीचे गिरेगा तो सस्ता होगा कि महंगा होगा? सर तो फिर महंगा हो जाएगा। सस्ता हो जाएगा। हाँ दाम गिर रहा है तो क्या हो गया, सस्ता सस्ता हो हो गया गया। जी। अब जब दाम गिरेगा ना, लोग बेच रहे हैं, तो हमको बस देखना है कि जितने सेलर्स हैं वो खत्म कहाँ पर हो रहे हैं, बायर्स अब एंट्री कब लेने वाले हैं। अच्छा बस समझ, यहाँ तक प्राइस पहुँच गया मेरा, यहाँ पर सेलर है, बहुत सारा सेलर बैठा हुआ है। जैसे प्राइस यहाँ से उड़ते उड़ते यहाँ तक आया ना, जैसे प्राइस यहाँ से नीचे से उड़ते 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 यहाँ तक आया, यहाँ बहुत सारे सेलर्स हैं, सब बेच रहा है, सब बेच रहा है, सब बेच रहा है, बेचते 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 नीचे आ गया। अरे बात सुन, यहाँ जब नीचे आ गया तब यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे फिर सब खरीद रहा है, यहाँ से फिर अप होगा, यहाँ से फिर अप होगा, फिर ऊपर जाएगा। बात समझ आ रही? जहाँ बहुत सारे सेलर्स मौजूद हैं, इस ये जो अभी कॉन्सेप्ट था ना, जहाँ बहुत सारे सेलर्स मौजूद हैं जी, जो प्राइस को और ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, वो तुम्हारा रेजिस्टेंस पॉइंट है। याद रखना कौन सा पॉइंट है, रेजिस्टेंस। वो रेजिस्ट कर रहा है, अच्छा यहाँ से ऊपर आते आते यहाँ गया। अब यहाँ पर सप्लायर्स हैं मौजूद, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, बोला बेचो 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 बेचो, वेट कर रहे थे वो, वेट कर, इंतजार कर रहे थे। नीचे आ गया, नीचे आ गया। जब नीचे पहुंचा, अब यहाँ पर बहुत सारे बायर्स मौजूद हैं, हाँ। खरीदो, यहाँ पर आ गया, मतलब खरीदो 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 खरीदो, ऊपर जा रहा है। राइट। जो सप्लायर्स का जोन है, जो सेलर्स का जोन है, वो मेरा रेजिस्टेंस जोन है। समझ में आ रही बात जी। जो सप्लायर्स का जोन है, जो सेलर्स का जोन है, वो मेरा क्या जोन है, वो मेरा कौन सा लेवल बन रहा है, रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है। अब मुझे एक बात सिंपल सा बताओ, अगर आपका कोई स्टॉक नीचे के लेवल पर खरीदा हुआ है जी, और वो रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया है, क्या करोगे, बेचोगे कि नहीं निकलोगे? बिल्कुल सेल कर क्योंकि बहुत सारे सेलर्स मौजूद हैं। जी जी, करेक्ट, बिल्कुल। राइट। जो नीचे का जोन है, जहां पर बहुत सारे बायर्स मौजूद हैं, वो मेरा सपोर्ट है। जी, प्राइस यहाँ तक गिरता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, बहुत सारे चूंकि बायर्स का सपोर्ट है, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर उठता है। बात समझ में आ रही? एकदम अच्छे समझो, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दो लाइन हम बना रहे हैं। पहला लाइन कहाँ बनाया है, रेजिस्टेंस, कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। दूसरा लाइन कहाँ बना रहे हैं हम लोग, नीचे सपोर्ट लाइन। सपोर्ट लाइन पे कौन मौजूद है, रेजिस्टेंस मौजूद कौन मौजूद है, बोले सेलर। सपोर्ट पे कौन मौजूद है, बायर्स। और असल में उस प्राइस को उन बायर्स का ही सपोर्ट हासिल है। जी, बोले ठीक है, तो गिरना भाई, हम हैं नीचे रोकने वाले तेरे, बहुत लोग हैं। कभी देखा है किसी को बोले कि हाँ, छोटा जो बच्चा रहता है, बोला हाँ कूदो बेटा, हम हैं नीचे, हम यहाँ से, हाँ मेरे से नीचे तुमको हम जाने नहीं देंगे जी, हम तुमको गोद पकड़ ही लेंगे, टेंशन नहीं लो। अरे बस। और कोई आदमी है इस छत के ऊपर से उछलेगा, तो बोले उछलो नहीं, कितना उछलोगे, छत तक उछलोगे, फिर नीचे गिरोगे। जी, छत मेरा रेजिस्टेंस है, फ्लोर मेरा सपोर्ट है, जी, इससे नीचे नहीं जाने देंगे, कोशिश करेंगे। बायर्स का काम यही है कि अब जब हम चार्ट बनाते हैं ना, तो चार्ट में प्राइस से पता चल जाता है कि कहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, कहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। क्यों पता चल जाता है? क्योंकि एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है स्टॉक मार्केट में कि इसका हिस्ट्री जो है ना वो रिपीट करता है। जी, प्राइस का हिस्ट्री क्या करता है, रिपीट करता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वो अपने आप को दोहराता है। मतलब पूरा पीछे का बताते हैं, पीछे का देखेंगे, उसके हिसाब से हमको पता चलेगा कि बायर्स इधर बैठे होते हैं,
सेलर्स इधर बैठे हुए हैं, करेक्ट। तो अब यहाँ पर देखो, ये कौन से स्टॉक्स है मेरे पास, राजेश एक्सपो, इसको छोड़, इसको भी रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ से गिर रहा है मार्केट जी, यहाँ से उठ रहा है जी, अब यहाँ पर आ गया 722 रुपया जी, 5 पैसा पर। जी, टेक्निकल एनालिसिस का मेन काम क्या है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, यही ना देखना है हमको। जी, बिल्कुल। सबसे पहले क्या खोजेंगे, सप्लायर्स, सरप्राइज और दूसरा क्या खोजेंगे, बायर्स। हमें क्या करना है फुजैल, कि हमें ये करना है कि हम आज के तारीख से पीछे एक आध चलेंगे। 1.5 महीना 2 महीने ज़्यादा नहीं, ठीक है, यहाँ तक, ये जून है तो 6 महीना का लेके चलते हैं। एक दिन के प्लॉट पर क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि लोअर पॉइंट कहाँ कहाँ बना, कहाँ कहाँ दिख रहा है। एक यहाँ दिख रहा है ना, ये है, ये बना है, ये लोअर पॉइंट बना है, जी, ये लोअर पॉइंट बना है, करेक्ट। उसके बाद ये लोअर पॉइंट बन रहा है, फिर ये लोअर पॉइंट बन रहा है। हम इन सारे लोअर पॉइंट्स को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे, नंबर अच्छा। एक काम, ठीक। कैसे मिलाएंगे, तो लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, जी, है है ना। इसमें से एक टूल्स यहाँ से उठाएंगे, इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन, ट्रेंड है। ठीक है। इसको यहाँ क्लिक, अब यहाँ से इसको चेक किया, तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ से इसको चेक किया, यहाँ से इसको चेक किया, देख रहे हैं। हमने क्या किया अभी, हमने यहाँ पर बहुत सारे बायर्स हैं तभी ना यहाँ से उठाया ऊपर, जी, जी, ठीक है। फिर थोड़ा थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ पर हमको बायर्स मिले, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर हमको बायर्स मिले, फिर ऊपर चला गया, करेक्ट। ये जो मेरा लाइन बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये सपोर्ट लाइन बन रहा है, प्लान बन रहा है। यानी कि टेक्निकली हमको ये पता चल रहा है इधर कि यहाँ तक ये जो मैंने लाइन खींच दिया है ना, कि अगर यहाँ से भी नीचे गिरेगा ना तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस लाइन पर आने के बाद रुक जाएगा। रुक जाएगा, यहाँ पर बायर्स मौजूद है, यहाँ से फिर मेरी खरीदारी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। हमने कितना महीने का डाटा एनालिसिस किया है, 6 मंथ का। तो हमको टारगेट भी अचीव करना होगा, आगे जाना होगा, तो वो भी हमको 5 महीना 6 महीने का वेट करेंगे। ऐसा इतना नहीं भी करना होता है, लेकिन एक बात बताया मैंने अभी आपको यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा सप्लाई जोन, ये मेरा डिमांड जोन है। मार्केट तो गिरा है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने डिमांड किया, नहीं भैया यही स्टॉक दीजिए, ऊपर गया। कुछ लोगों ने बेचा, फिर नीचे आया, बोला नहीं ये जो लाइन खिंचाया है ना, ये लक्ष्मण रेखा खिंचा गया है भाई, इससे नीचे नहीं जाने देंगे अभी, क्योंकि यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा मौजूद है मेरे। फिर थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर किसी का मन आया तो बेचना शुरू किया, बोला नहीं भाई यहाँ पर हम हैं मौजूद, हम तुमको नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है। फिर से यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ तक नहीं पहुँचा, यानी जो एक्सेसिव सेलर्स थे वो यहाँ मौजूद नहीं है। फिर यहाँ से मार्केट ये ऊपर की तरफ ही चल रहा है। मेरा ये क्या बन गया है, सपोर्ट लाइन बन गया, सपोर्ट लेवल बन गया है, बिल्कुल राइट। अब हमको अगर किसी स्टॉक को बाय करना होगा तो हम ये देखेंगे कि मेरा सपोर्ट से नीचे नहीं चला जाए प्राइस। अगर सपोर्ट से नीचे चला जाएगा प्राइस, तब हम निकल जाएंगे भाई, तब इसका कोई माय बाप नहीं है, राइट जी। एक और बनाते हैं, ये तो वही वाली बात है, कैश छूटा तो आउट हो जाएंगे, कैश छूटेगा तो भाई आउट होना ही होना। यहाँ से बनाते हैं, ठीक है, राइट। चलिए जी। अब देखिए इसको क्या है, यहाँ से इसलिए बनाया है, यहाँ से लिया था ना हम लोगों ने, जी बिल्कुल। तो यहाँ पर थोड़ा कुछ लोगों ने बेचना शुरू किया, अपर में ये क्या कहलाएगा, मेरा रेजिस्टेंस लाइन कहलाना है, resistance। लेकिन ये एक्चुअली ये कौन सा जोन है, ये तो प्रॉफिट जोन है सर। प्रॉफिट जोन नहीं बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, सप्लाई जोन। सप्लाई जोन। लोग बेचने में तैयार है ना, बिल्कुल। ठीक है। तो लोगों ने बेचना, बेचते यहाँ आ गया, फिर से उठा, फिर से ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे लोगों ने बेचा, जी ठीक है ना, फिर थोड़ा सा नीचे आया। और नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर जो सप्लायर्स लोग थे, है ना, सप्लायर लोग, फिर और ज्यादा, लेकिन सप्लायर से ज्यादा बायर्स आ गए, फिर से बायर्स यहाँ पर आ गए, यही देखना है। तो जब बायर्स आ गए तो सप्लायर क्या करते, बेच देते, तो मार्केट से यहाँ से प्राइस नीचे आना चाहिए था, राइट। लेकिन यहाँ पर बोला कि ना यार, सप्लाई ना करना, और बहुत सारे बायर्स आ गए, इसने सबने मिला के क्या कर दिया, उठा दिया प्राइस, उठा दिया ना। तो ये कहलाता है ब्रेकआउट। अभी आगे बढ़ जाएगा, अभी आगे बढ़ेगा नहीं, देखो फिर उसके बाद फिर नीचे भी आया, अच्छा, राइट। एक और लाइन बनाते हैं इसमें। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पीछे से लेके चले थे, राइट। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा नज़दीक से, कम दिन का डेटा एनालिसिस करेंगे,
यहाँ से उठाते हैं, यहाँ एक पॉइंट मेरा ये है, एक पॉइंट मेरा ये है, एक पॉइंट मेरा ये है, यहाँ से यहाँ तक उठाते हैं, करेक्ट है। इस लाइन को अगर अभी हम छोड़ भी देंगे, हटा भी देते हैं, कोई बात नहीं, एक और ये इस लाइन को भी हटा देते हैं। तो हम पिछले कुछ दिनों का डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, प्राइस एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें देखते हैं कि एक सप्लाई जोन, सॉरी डिमांड जोन हमको यहाँ बना है, दूसरा डिमांड जोन हमको इसी के आसपास बना है, तीसरा डिमांड जोन फिर हमको यहाँ पर मिल गया, करेक्ट है। तो अगर प्राइस मेरा इसके नीचे चला जाएगा तब हम उसको बेचने की कोशिश में आएंगे, राइट। जी जी। ऊपर का लेवल देखें तो ऊपर का लेवल देखिए, ये मेरा सप्लाई जोन है, ये मेरा सप्लाई जोन है, ये मेरा सप्लाई जोन है, राइट ना जी। तो यहाँ से अगर प्राइस ऊपर उठ रहा है तो मेरा सप्लाई जोन दूर है, यानी कि मेरा टारगेट जो है ना वो लंबा होगा, यानी हम इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। और लॉस करेंगे कितना, इतना ही लॉस करेंगे, अगर यहाँ से नीचे निकल जाएगा तो हम भी निकल जाएंगे, बात समझ रही जी। तो अभी हमको इस बेसिस के ऊपर खरीदना या बेचना नहीं है, अभी सिर्फ समझना है कि चार्ट को देख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सप्लाई जोन भी निकाल सकते हैं और डिमांड जोन भी निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस लाइन भी बना सकते हैं और सपोर्ट लाइन भी बना सकते हैं। हमको बायर्स भी दिखाई दे रहे हैं और सेलर्स भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोग इसको समअप करते हैं। क्या सीखा, सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। अगर किसी तरह का कोई आपको दुविधा है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिए, हम इसका रिप्लाई जरूर करेंगे। दूसरा चीज जो हम लोगों ने सीखा वो ये सीखा कि डिमांड जो प्राइस एक्शन क्या होता है, डिमांड और सप्लाई क्या है, डिमांड बढ़ने से क्या होगा, सप्लाई बढ़ने से क्या होगा। तीसरा चीज जो हम लोगों ने देखा वो हम लोगों ने स्क्रीन पर देखा कि ट्रेडिंग व्यू में हम लोग बार चार्ट के साथ, लाइन चार्ट के साथ हम लोग किस तरीके से इस बात का पता चलाते हैं कि मेरे बायर्स कहाँ पर मौजूद हैं, मेरे सेलर्स कहाँ पर मौजूद हैं। जहां पर बायर्स होंगे तो वो डिमांड जोन बनेगा, जहां पर सेलर्स होंगे वो मेरा सप्लाई जोन बनेगा। जो सप्लाई जोन है वही रेजिस्टेंस लेवल है और जो डिमांड जोन है वही मेरा सपोर्ट लेवल है। एंट्री करने के लिए कुछ चीज़ों को जो ध्यान में रखना होता है, अभी तो मॉडल बन रहा है, तो उस एंट्री करने में पहला चीज़ जो हम लोग ध्यान में रखेंगे वो यही रखेंगे कि मेरा डिमांड जोन और सप्लाई जोन कहाँ है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी कुछ लिंक्स हैं जो डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए दे रखा है, आप उसे ज़रूर चेक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आइए हम बोलिए एक बात, आइए पहले कर लीजिए, अपने से कीजिए, बोलिएगा कि कैसी है।